हेलो चो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे, बिल्कुल अच्छे होना चाहिए बेटा, बिल्कुल पैसेंस के साथ। अंतिम घड़ी है, अंतिम क्षण है, तो पैसेंस ऊपर वाले भी परीक्षा अंतिम पल में ही लेता है, क्योंकि जो पल पहले वाला होता है उसमें लोग बाद के भरोसे और पहले के भरोसे छोड़ते रहते हैं, लेकिन अंजाम कभी ऊपर वाला अपने ऊपर नहीं लेता है। तो आप लोग जो भी किए अभी तक, जैसा भी गया वो बहुत बेहतर था। मैंने आप लोग से ये वादा किया था और आप लोग को ये कमेंट किया था और बताया था कि मैं आप लोग को टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में जो ब्रह्मास्त्र सीरीज हम चला रहे हैं उसमें आप लोग को ब्रह्मास्त्र अंतिम प्रहार करके 100 क्वेश्चन का आपको लेक्चर लाया जाएगा, जिसे अवश्य देखना है। इसीलिए देखना है क्योंकि बेटा जितना कुछ आपको पढ़ना है लगभग उन सभी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड छोटे छोटे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाए गए हैं, ताकि आप जो भी पढ़े उस कॉन्सेप्ट का पूरा रिवीजन हो जाए। इसको लाने के पीछे मेरा उद्देश्य है पूरा रिवाइज करवाना। आपको पूर्ण रूपेण जो भी पढ़े हैं उसको पूरा क्या कर दिया जाए, रिवाइज करवा दिया जाए। बहुत सारे बच्चे हमारे नए चुनिंदे बच्चे सब हैं जिनका ये कमेंट था, मैंने देखा है कि सर बहुत देर हुई। देर हुआ तो क्या हुआ, देर हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ। बेटा घबराना नहीं है, ये तो एक छोटी सी चीज़ है। मैं आप लोगों को इसके बाद जितने भी बच्चे हमसे डायरेक्ट वे में जो हमसे जुड़ चुके हैं, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको 11th का, 12 का या जूनियर क्लासेस के भी बच्चे होंगे, सबका इस चैनल पर आने जा रहा है। आपको घबराना नहीं, एक से एक कंटेंट आपको बेहतरीन प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो 12 का हो, 11th का हो, तो सारे सुविधा हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो फिलहाल आज हमारे पास टाइम का बाउंडेशन नहीं है, तो हंसते खेलते मुस्कुराते रिलैक्स मूड में हम लोग क्या करेंगे कि ये पूरे लेक्चर को शुरू से लास्ट तक अंत करेंगे। हम प्रत्येक बच्चे से अनुरोध करेंगे, प्रत्येक बच्चे से ये आग्रह करेंगे कि बेटा एग्जामिनेशन का समय है, जो सिम्टम्स आपको बताया गया है, जो भी प्रोसीड्योर आपको बताया गया है, आपके एडमिट कार्ड पर जितने कुछ लिखे गए होंगे वो सारे प्रिकॉशंस को फॉलो कीजिएगा। जितना भी संकेत वहां दर्शाया गया होगा सारे बिंदुओं को एक एक करके पूरा करना है, बिल्कुल लीगल वे में, इलीगल वे में कुछ नहीं करना है। बिल्कुल एग्जामिनेशन सेंटर पर हाफ एन आवर पहले पहुंचना है, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर रहना है। जिस परिस्थिति और जिस परिवेश में जैसे हैं वैसे ही रहना है, ना ज़्यादा खुश होना और ना ही ज़्यादा गम होना है। ना खुशी होना चाहिए अधिक और नहीं ज़्यादा गम होना चाहिए। तो चलिए आज हम केमिस्ट्री का रिवीजन आप लोग को करवाते हैं। किस सीरीज में? तो ब्रह्मास्त्र के किस सीरीज में? अंतिम प्रहार में आज हम केमिस्ट्री का रिवीजन करवाएंगे आपका। तो एक से एक 100 क्वेश्चन है बेटा, शुरू से लास्ट तक। प्रत्येक बच्चे को मैं कहूँगा, अभी तक देखा नहीं देखा वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इस लेक्चर का शुरू से लास्ट तक एक एक क्वेश्चन आप लोग बारीकी से जैसे जैसे हम बताएंगे टू द पॉइंट देखते रहिएगा। मैक्सिमम कॉन्सेप्ट का रिवीजन चलेगा, बिल्कुल कॉन्शियस होकर आराम से देखना है, बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? ब्रह्मास्त्र अंतिम प्रहार। ब्रह्मास्त्र अंतिम प्रहार आप लोग के लिए, इस सेशन के लिए, जितने भी बच्चे हैं उसके लिए। और अभी जो मैं रिवीजन करवाने जा रहा हूं वो बेटा केमिस्ट्री का है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है? तो रिवाइज करवाना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? रिवीजन करवाना। क्या का उद्देश्य है हमारा? कि आप जो भी पढ़े हैं उसको क्या करवा दे? तो रिवीजन करवा दे, उसको रिवाइज करवा दे। तो चलिए आज रिवाइज जब करेंगे तो पहले अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो शुरू से 1 2 3 4 धीरे धीरे ऊपर गया था। अब हम लोग ऊपर से धीरे धीरे कहाँ आएंगे? नीचे आएंगे। याद रखिएगा, मैं आपको जो सेट लाया हूँ आज उल्टा गियर लगेगा। शारदा वाले का गियर आज उल्टा लगेगा। आज तुम पढ़ाओगे और मैं पढ़ूंगा। ये बारी आ गई है, अब उल्टा गंगा बहने की बारी आ गई है। तो चलिए, गंगा उल्टा बहे सीधा बहे हमेशा पवित्र थी, है और रहेगी, नो डाउट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन बेटा उल्टा गियर लगेगा। तो पहला क्वेश्चन का हम शुरुआत 190 से कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
100 क्वेश्चंस प्लस क्वेश्चन लाए हैं। अप्रोक्सीमेटली कितने क्वेश्चंस होंगे आई डोंट नो, लेकिन आपको 100 प्लस क्वेश्चन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारा पहला क्वेश्चन बेटा क्या कहता है, गौर से पढ़ लो क्वेश्चन को। कहता है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहा जाता है। हाइड्रोजन का जो रेडियो सक्रिय, तो हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक, तो बेटा हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं वो पहले आप समझिए। मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं, लेकिन आपको समस्थानिक किसको कहा जाता है, जिसका परमाणु संख्या समान होता है और परमाणु भार अलग होता है। परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर समान होगा, यानी जिसके जेड आपके क्या होंगे, सेम होंगे। ध्यान से समझिएगा, छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन बेटा। ए आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये आपका परमाणु भार होता है, ये सब पढ़ा चुके हैं। और इसी को बेटा क्या कहा जाता है, आइसोटॉप्स कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, इसी को आइसोटॉप्स यानी समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिक इसी को कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल, आपको आइसो मतलब सेम और टॉप्स मतलब नंबर, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, ठीक है। तो आपका हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स होता है, आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं आपको बता भी चुका हूं। ये हाइड्रोजन हो गया, इसमें आपका 1,1, यह आपका हाइड्रोजन, इसको हम लोग प्रोटियम भी बोलते हैं, P11 बोला जाता है। और यह आपका हाइड्रोजन 1 और 2 होता है, इसको हम लोग ड्यूटेरियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं 1, 2। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन 1, 3 लिखिए, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो ट्रिटियम भी बोलते हैं 1 और 3, ठीक है। ऊपर मास नंबर लिखते हैं, दाहिना बाया कहीं भी लिखा जा सकता है। तो इस सब में इलेक्ट्रॉन बेटा 1, इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1 होता है। इसमें भी प्रोटॉन देखिएगा तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तीनों में सेम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या बेटा इसमें 0 होता है, क्योंकि इसमें से इसको घटाते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है, न्यूट्रॉन बराबर क्या, A-Z होता है। अब देखिए 1 में से 1 घटाएंगे 0, 2 में से 1 घटाएंगे बेटा 1 हो जाएगा, और 3 में से 1 घटा दीजिएगा तो 2 आ जाएगा। आ गया समझ में। तो पूछ रहा है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन होते हैं, यानी हाइड्रोजन का कौन सा ऐसा समस्थानिक होगा जो रेडियो सक्रिय होगा। जरा सा मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। ये सब चीज आपको और जगह कहीं देखने को नहीं मिलेगा। एक बात जान लो कि शेर अगर कहीं पे है, उसको अगर शेर से टकरा दिया जाए तो कुछ देर वो लड़ेगा, लेकिन शेर को अगर चूहा से टकरा दिया जाए और बिल्ली से टकरा दिया जाए तो वो नहीं लड़ पाएगा बेटा। तो यहाँ पर इसके पास न्यूट्रॉन है नहीं, तो प्रोटियम जो होता है इस पर जब अटैक करवाया जाएगा तो इसका न्यूक्लियस बहुत जल्दी प्रभावित होता है। तो तीनों में जो रेडियो सक्रियता होगा वो किसका होगा, तो प्रोटियम का होगा। उम्मीद है आपको ऑब्वियसली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 190 से बैक गियर लगेगा बेटा, उल्टा गियर लगाएंगे। सीढ़ी से तो ऊपर चढ़े, इतना दिन ऊपर चढ़ाए, अब ऊपर से खींच के नीचे लाएंगे तुम लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है सो देखिएगा। कहता है कि रेडियोधर्मी पदार्थ किस कण को उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होता है बताए। रेडियो सक्रिय पदार्थ यानी एक ऐसा पदार्थ जो अल्फा, बीटा, गामा या फिर एक्सरे ऐसे बहुत सारे रे को बाहर निकलता हो, या जिससे बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरण जो है वो बाहर निकलते हो, या जिससे लार्ज अमाउंट में ऊर्जा आपको बाहर निकलता हो, ठीक है, उसी को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, तो अल्फा रेडियो सक्रिय पदार्थ कण को उत्सर्जित करेगा कौन, तो अल्फा, बीटा और गामा, आपको तीनों दिया हुआ है। यह आपको अल्फा कण है, ठीक है, यह अल्फा दिया हुआ है, यह आपको गामा दिया हुआ है और यह आपको बीटा दिया हुआ है। मैंने आपको अल्फा, बीटा, गामा के विषय में बहुत कुछ पढ़ाया है, तो ऑप्शन बेटा कौन हो जाएगा, तीनों का तीनों आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि नाइलॉन है बेटा, नाइलॉन आपका पॉलीमर होता है। हम बहुत कुछ तो यहाँ नहीं बताएंगे, लेकिन आपको बहुत कुछ इतना हद तक बता देंगे कि आपको इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको छूटेगा नहीं। नाइलॉन आपका क्या होता है, पॉलीमर होता है। ये आपके बहुलक होते हैं, ठीक है। बहुलक किसको कहा जाता है, तो बहुत सारे एकलक की मदद से, बहुत सारे एकलक की मदद से, जैसे एक ईंट या अनेकों ईंट को जोड़ते हैं तो बहुत सारे ईंटें को जोड़ने के बाद दीवार बनता है। बहुत सारे दीवार को जोड़ने के बाद आपका एक घर तैयार होता है, कम से कम 4 दीवार तो होना चाहिए। बहुत सारे घर को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा एक फ्लैट तैयार होता है। वैसे ही एक फ्लैट से एक बिल्डिंग होगा और बिल्डिंग से महल बन जाता है। वैसे ही बहुत सारे छोटे छोटे जो मोनोमर होते हैं एकलक, उसको जोड़ते हैं तो आपका किसका निर्माण होता है, पॉलीमर का। उसी का एक उदाहरण आपको नाइलॉन दिया हुआ है। तो कहता है कि नाइलॉन है तो नाइलॉन क्या है, तो पॉलीएमाइड्स होता है। अब नाइलॉन क्या होता है,
पॉलीएमाइड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल घबराना नहीं है, पैसेंस रख के पढ़ना है। बेटा मैं आपको कहता हूं रिजल्ट आना ना आना क्या होगा, मानो क्या होगा, अगर नहीं होता है रिजल्ट तो क्या होगा, कुछ नहीं यार, यस नहीं तो दो। हम कोई काम भी करते हैं तो क्या होगा, या तो सफलता मिलती है नहीं तो असफलता मिलती है, लेकिन ऊपर वाले जो भी देता है ना बड़ी सोच समझ के देता है। हो सकता है कि कोई बच्चा, मैं आपको एक बहुत बड़ा चीज़ बताने वाला हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो कॉल्वे जो आपका खोजा था, कॉल्वे जो आपका ये लैबोरेटरी में प्रयोग करके बताया था कि इसका जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, या कोई बच्चा सिंपली मानो कि बार बार प्रैक्टिस करता है, बहुत मेहनत करता है और बहुत मेहनत करने के बाद उसको असफलता नजर आता है। यानी आप ये देखेंगे कि वो बच्चा 10th में बहुत पढ़ा, यानी 18-20 घंटा मेहनत कर रहा है, फिर भी 4 विषय में 100 नंबर और 5वां विषय में 10 नंबर, ठीक है। 4 विषय में आपको 3 विषय में 100 नंबर, एक विषय में 80 नंबर, एक विषय में 15 नंबर आ गया, फिर भी वो किसी कारण से फेल कर जाता है। इट मीन्स क्या, वो पॉजिटिव वे में वर्क करता है लेकिन अनसक्सेस हो रहा है। क्या हो रहा है, अनसक्सेस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आपके लिए कुछ ऊपर वाला सोच रहा है जो बहुत बेहतरीन चीज होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपको हरवंश राय बच्चन कहा करते थे, ठीक है, अमिताभ बच्चन के पिताजी कहा करते थे, और ऊपर वाले जो भी सोचेगा बहुत बेहतर सोचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा आपका इसमें कार्बन के भी एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, तो किस समस्थानिक का प्रयोग करेंगे, तो इसमें बेटा यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, यूरेनियम। जैसे नॉर्मल आयु कार्बन डेटिंग की मदद से हम लोग नॉर्मल आयु पेड़ पौधा या फिर स्केलेटन हम लोग का पता लगाया, डायनासोर चीज़ों का पता लगाया गया था, वैसे ही पृथ्वी या की आयु आपको, या चट्टानों की आयु, पृथ्वी या चट्टानों का आयु पता लगाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, यूरेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सामान्य किस्म का कोयला निम्न में से कौन सा है। तो कोयला के कई एक टाइप होता है बेटा। एंथ्रासाइट्स में 80 से 90% कोयला पाया जाता है, बिटुमीन में 77 से कितना 80% कोयला पाया जाता है, और लिग्नाइट में आपका 20 से ये हो गया और ये 27 से कम। तो ये सब दब किस्म का है, ठीक है। निम्न कोयला जो आपको न बहुत ज़्यादा अच्छा है और न बहुत ज़्यादा खराब है, तो वो बेटा बिटुमीन होता है जो आपको मुलायम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पारे का मुख्य अयस्क क्या है। तो अयस्क मैंने बताया था कि खान से खनिज मिलता है और खनिज से अयस्क मिलता है, और अयस्क एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे कम खर्च पर आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, धातु को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको 4 अयस्क दिया गया है। सीने बार फॉर्मूला आपको जानना चाहिए, यहां पर पारा दिया हुआ है बेटा, तो किससे मिलेगा, पारा आपको किससे मिलेगा, सिनेबार से मिलेगा। यह आपको पाइराइट है, इससे आयरन मिलेगा, यह आपको पायरुलिसाइट से इसके मैग्नीज मिलेगा, और इससे आपको बॉक्साइट एल्युमिनियम का बहुत अच्छा और होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राकृतिक गैस जो नेचुरल गैस होता है उसमें मुख्यतः कौन सी गैस रहती है। तो नेचुरल गैस में बेटा जो मुख्य रूप से जो लीड रोल में गैस कोई पाया जाता है वो आपको कौन सा गैस पाया जाता है, तो मीथेन गैस पाया जाता है। हाईली कैलोरीफिक वैल्यू इसका बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है कि गोताखोर द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। मैं आपको जरा बता दूं बेटा, गोताखोर जो होता है वो समुद्र की गहराई में बहुत नीचे जाता है। गोताखोर जब समुद्र की गहराई में बहुत नीचे जाता है तो वहां पर क्या होता है कि प्रेशर आपका बहुत घट जाता है। प्रेशर आपका क्या होता है, बहुत घट जाता है। तो प्रेशर जब घटेगा तो हवा का संचालन स्लो हो जाएगा। हवा का संचालन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो वो क्या करता है कि अपने गैस सिलेंडर में, किसको, गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को ले आता है। और हीलियम गैस को ले जाने के पीछे कारण है कि हीलियम गैस आपका अक्रिय गैस होता है। तो नीचे जिस प्रेशर में आपका गोताखोर रहता है अचानक नीचे से ऊपर आएगा और तुरंत अगर वो एटमॉस्फेयर में आएगा तो उसके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो उसको क्या हो सकता है, तो सारे वेन उसके फट जाएंगे और उसकी देहांत भी हो सकती है। तो वहां ऑक्सीजन उसको मिलता रहे सही मात्रा में, इसलिए ऑक्सीजन के साथ किसको, हीलियम गैस को ले जाता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ये गोताखोर ही नहीं, आप ऐसा ये भी कह सकते हैं कि जब आप ऊपर जाते हैं, जब आप ऊपर जाते हैं बहुत ऊंचा, तो वहां पर भी एटमॉस्फेयर कम होता है, तो वहां पर भी ऑक्सीजन के साथ हम लोग हीलियम गैस को मिला देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त, तो कार्बनिक यौगिक बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक कहने का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके हैं जिसको हम लोग कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, नाम से ही क्लियर है, कार्बनिक यौगिक यानी कार्बन से निर्मित। कार्बनिक यौगिक कहने का मतलब क्या, जो कार्बन से निर्मित है। इसका सबसे सूक्ष्मतम कंपाउंड जो होता है वो बेटा हाइड्रोकार्बन होता है। वो आपको क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन। इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म का कंपाउंड हाइड्रोकार्बन होता है, जो किससे बना होता है, हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है। तो कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त, तो इसका सबसे अच्छा कंपाउंड कार्बन से बना हुआ है, तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन के अतिरिक्त दूसरा कौन कंपाउंड है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, दूसरा कौन होगा, कार्बन होगा। दूसरा कौन होगा, कार्बन होगा। ठीक है, अतिरिक्त कौन सा तत्व समानतः पाया जाता है, तो कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ को छोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ट्राइऑक्साइड, ये सब कार्बन होता है, फिर भी कार्बनिक यौगिक नहीं होते, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, उल्टा चल गए थे, आदत था ना बना हुआ इतना दिन से। अब क्या कहता है कि ऑक्सीजन, आप यहां गौर से देखिए, कहता है क्या बतलाता है, तो आप बेटा गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिएगा, एटॉमिक नंबर आपका सेम है, जेड का मान सेम है, एटॉमिक मास आपका चेंज करा है, तो जिसका परमाणु संख्या सेम होता है और परमाणु भार बदलता है उसको समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है, आइसोटॉप्स बोलते हैं। कहता है कि मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है। मैंने मिथेनॉल का बहुत नाम बताया है, मिथेनॉल हो गया, मिथाइल अल्कोहल हो गया, कास्ट अल्कोहल भी कहा जाता है, इसको इंग्लिश में भी हम लिख सकते हैं कास्ट अल्कोहल, कास्ट नैप्था कहा जाता है, मिथाइल हाइड्रेट कहा जाता है, मिथाइल अल्कोहल MCH3OH, तो इसको हम लोग मिथाइल लिखेंगे और इसको OH को हाइड्रेट लिखेंगे। कास्ट स्पिरिट कहा जाता है और वुड आपका अल्कोहल कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन है, वुड अल्कोहल इसमें है। तो इन सभी नाम से हम लोग मिथाइल अल्कोहल को जानते हैं। मिथाइल अल्कोहल बेटा पॉइजन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बार बार उल्टा हो रहा है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गुब्बारों में हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस क्यों भरी जाती है। गुब्बारा जो हम लोग लेते हैं उसमें पहले हाइड्रोजन भरा जाता है, इससे पहले भी क्वेश्चन करवाएं, हीलियम क्यों भरा जाता है। तो कहानी बेटा है कि एक तो हीलियम आपका कौन सा गैस है, तो अक्रिय गैस है। उसके बाद आपका प्रतिज्वलनशील नहीं है, अप्रतिज्वलनशील है, आपका अज्वलनशील है, ज़्यादा ज्वलनशील नहीं है, हल्का होता है। ये सब गुण होते हैं, इसके कारण हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के जगह पर गुब्बारे में कौन सा गैस पाया जाता है, तो हीलियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पेट्रोलियम के विभिन्न अवयवों किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। जो बेटा पेट्रोल हमारा होता है, पेट्रोलियम सब्सटेंस होते हैं, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं और उस कंपोनेंट को अलग कैसे करते हैं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से। क्या, किस प्रोसेस से, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रभाजी आसवन विधि, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा उसको अलग किया जाता है। पेट्रोल क्या होता है, तो यह एक गाढ़ा या गहरे रंग का चिपचिपा और दुर्गंध युक्त, यानी चिपचिपा सब्सटेंस होगा और उससे दुर्गंध आएगा। पेट्रोल का दुर्गंध आता है, ये आप जानते हैं। कहता है कि इसके तत्व को एक दूसरे से अलग किया जाता है किस विधि के द्वारा, तो आपको प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा, जिसको हम लोग पेट्रोल शोधन के नाम से जानते हैं। किस शोधन से नाम से, पेट्रोल रिफाइनिंग, पेट्रोल शोधन। यहाँ पर जब ये प्रोसेस करवाते हैं तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। एक ऐसा कार्बनिक यौगिक को उच्च ताप पर हवा की अनुपस्थिति में या थोड़ा सा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस आपका होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जहां पर कार्बनिक यौगिक को या कार्बनिक पदार्थ को क्या किया जाता है कि उच्च ताप पर हवा के अनुपस्थिति में या थोड़ा मात्रा में ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब हम गर्म करवाते हैं तो वहां से क्या होते हैं, उसके अणु छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं और जो एलिमेंट उसमें पाया जाता है वो एलिमेंट टूटकर अलग निकल जाता है और उसको वहां से हम बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है इलेक्ट्रॉन त्यागने, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है। तो मैंने कुछ वर्ड बताया था आपको, लियोजर, याद होगा। लियोजर मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी क्या, इलेक्ट्रॉन का त्यागना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन त्यागने का विधि क्या कहलाया, तो
तो ऑक्सीडेशन कहलाया, ऑक्सीकरण कहलाया, ठीक है। और यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का विधि क्या कहलाया, तो बेटा रिडक्शन कहलाया, इसको अवकरण बोलते हैं। कुछ वर्ड मैंने बताया था, लियोजर, केयर, लोन, ये सब याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो बहुत सारे धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है, नाम से ही क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ट्राई नाइट्रोटोलिन, मैंने बार बार कहा है कि टीएनटी नाइट्रोजन का चर्चा होता है, टीएनटी नाइट्रो कहीं भी आता है तो वो बेटा एक्सप्लोसिव होता है। आरडीएक्स में भी पढ़ाया था हमने, एचएमएक्स में भी पढ़ाया था हमने, तो ये आपको क्या होगा, तो बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक होगा। ट्राई नाइट्रोटोलिन आपका विस्फोटक होगा, इसका कॉन्सेप्ट हम पहले बहुत कुछ आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि गैसोहोल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, तो गैसोहोल गैस में बहुत सारे गैसेज पाए जाते हैं। इससे पहले जो लेक्चर दिए हैं उसमें हम एक एक करके बताएं कि मीथेन का मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा होता है, 50 से 60%। उसके बाद उसमें और भी गैसेज पाए जाते हैं, जो गैसोहोल होता है उसमें आपको उसके अपेक्षा बहुत सारे गैसेज और भी पाए जाते हैं, ठीक है। वो आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बहुत बेहतरीन तरीका से एक एक चीज़ आपको समझा दिया गया था, एक एक चीज़ आपको क्या कर दिया गया था, समझा दिया गया था। शायद आपको समझ में आ भी गया होगा, उम्मीद है कि बिल्कुल आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो गैसोहोल में क्या पाया जाता है, तो इथाइल अल्कोहल, गैसोहोल में क्या पाया जाता है, तो इथाइल अल्कोहल, यहाँ पर जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार बैटरी बेटा सेकेंडरी बैटरी होता है, चार्जेबल बैटरी होते हैं, वो चार्ज होते रहता है। प्राइमरी बैटरी आपका क्या होता है, जो रिचार्जेबल नहीं होता है, जिसको रिचार्ज दोबारा हम लोग नहीं कर सकते हैं, जैसे आपका घड़ी में लगता है, टॉर्च में लगता है, ये सब बैटरी जो होता है, रिमोट में लगता है, वो होता है। तो इसमें जो आपका विद्युत अपघट्ट में सबसे अच्छा, हालांकि इसमें सब अपघट्ट है, HCl को भी तोड़ सकते हैं, HNO3 को भी H+ में तोड़ सकते हैं, H2SO4 को भी लिख में, इस सारे में ये आपका सबसे अच्छा तो होता है, ये आपका कौन, वाटर, जल होता है। लेकिन जल में कौन सा जल दिया हुआ, आसुत जल, बिल्कुल डिस्टिलाइज वाटर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 100% डिस्टिलाइज वाटर जब होगा, पूर्ण रूपेण शुद्ध जल होगा, तो उससे बिजली भी पास नहीं करता है बेटा, क्योंकि वो जल आयंस में टूटता नहीं है। और इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना होगा, तो वैद्युत अपघटनकरण में या आपकी किसी द्रव्य में इलेक्ट्रिक करंट को ढोना हो तो उसमें आयंस की मदद ली जाती है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस देने का काम इसमें कौन करेगा, तो H2SO4 करेगा। कैसे, वो हम दिखा देते हैं। यहाँ 2 हाइड्रोजन, 2H+ आएगा, 2SO4- आएगा, ये सब में एक एक आपको आएगा, ये तो टूटेगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्षारीय विलयन के पीएच का मान, तो बेटा 7 आपका उदासीन होता है, 7 से कम पीएच स्केल पर मान जब आता है तो वो आपका अम्लीय हो जाता है, 7 से ज़्यादा क्या होगा, क्षारीय होगा, तो 7 से अधिक वाला क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अब आपके पास अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है शराब का निर्माण किस परिमाण स्वरूप होता है, तो शराब फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है। शराब में क्या होता है कि आपका मुख्य रूप से ग्रेप्स हो गए, ग्रेप्स जो अनार होता है या फल फूल जो होते हैं, उसको क्या किया जाता है, छोटे छोटे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक करवाया जाता है, और उसमें जो आपका ग्लूकोज पाया जाता है, उस ग्लूकोज को उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या कर दिया जाता है, हाई टेम्परेचर देके डिकम्पोज कर दिया जाता है, और आपको इथाइल अल्कोहल उससे प्राप्त कर लेते हैं। कैसे, सो मैंने दिखाया है, ये देखिए, ये आपका ग्लूकोज है, इसको हाई टेम्परेचर दिए लगभग इतना, और इसे यहां से क्या प्राप्त कर लिया, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले। ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है बेटा, यहां से हीट बाहर निकलता है, ठीक है। ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, ये उत्प्रेरण था, ये सब आप जानते ही होंगे। तो कौन सा प्रोसेस हो गया, तो किण्वन विधि, जिसको फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, जैसे रोटी को छोड़ देगा तो उसमें फफूंदी लग जाता है, ब्रेड को छोड़ देगा तो व्हाइट व्हाइट लग जाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है, तो बेटा यूरेनियम होगा, इसका वजन 280 क्या होता है, 238 होगा, इसका 108 हो जाएगा, एल्युमिनियम का आपका 27-28 हो जाएगा, और तांबा का 63.5 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा भारी धातु कौन हो जाएगा, इसमें आपका यूरेनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडल में अपनी अम्ल वर्षा, वायुमंडल में अम्ल वर्षा
ऐसे भी क्वेश्चंस आपको करवाएं, अम्ल वर्षा उत्सर्जित करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो दो गैस बेटा, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, दो ही गैस होते हैं जो अम्ल वर्षा का नुकसान क्या है, फायदा क्या है, ये आप जानते हैं कि अम्ल वर्षा अगर होगा तो हमारे त्वचा पर पड़ेगा तो स्किन संबंधित बीमारी हो जाएंगे, बिल्डिंग पर पड़ेगा तो उसका चमक बिगाड़ देगा, उसको पॉल्यूट करेगा। अगर अम्ल वर्षा का जल नदी पोखर तालाब में जाएंगे तो जितने भी जलीय जीव होते हैं वो सब प्रभावित हो जाएंगे, पेड़ पौधा भी सूख जाएगा। तो कौन सा गैस होगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आगे कुछ क्वेश्चन नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहता है कि वाकमैन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन को खोजा था वाक्समैन, तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है। तो गैस बेटा प्रकाश संश्लेषण में मात्र एक लगता है और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड। इसको छोड़कर तीन और चीज की आवश्यकता होती है। तो एक आपका क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ग्रीन पिगमेंट जो पौधा में पाया जाता है उसी को क्लोरोफिल बोलते हैं, जिसके कारण पौधा का रंग आपको हरा होता है। एक आपको वाटर होते हैं, तीन हो गया, और एक आपको सूर्य का प्रकाश हो गया। ये चार चीज की आवश्यकता होती है। तो कौन सा गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितना है। तो अभी चर्चा किए हैं, तो हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक था, तो मात्र 3 समस्थानिक था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वैद्युत अपघटन अवकरण किस पर होता है। तो मैंने आपको बताया था वैद्युत अपघटन में केयर एक वर्ड बताया था। केयर मतलब क्या, कैथोड। अपघटन अवकरण कहाँ होता है, कैथोड पर क्या होगा, तो रिडक्शन होगा। अभी मैंने बताया कि इस वर्ड को याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएंगे। तो कैथोड पर अवकरण की क्रिया होती है कैथोड, बिल्कुल है सर, कैथोड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और RDX क्या होता है, तो बेटा मैंने अभी चर्चा किया है, RDX जो होता है वो आपको RDX में आपको ट्राइनाइट्रोटोलिन, तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, उससे भी ज़्यादा पावरफुल आपका विस्फोटक कौन होता है, RDX होता है। तो क्या होता है, RDX एक आपका विस्फोटक होता है, एक प्रबल विस्फोटक होता है, ऐसे कह सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि शराब यानी वाइन में निम्न में से क्या उपस्थित होता है। तो वाइन में बेटा इथाइल अल्कोहल उपस्थित होता है, मिथाइल अल्कोहल नहीं। CH3OH आपको ये भी अल्कोहल है, लेकिन ये उपस्थित नहीं होता है क्योंकि ये जहर होता है बेटा। ये क्या होता है, जहर होता है। लेकिन इथाइल अल्कोहल C2H5OH जो होगा ये आपको वाइन में अवेलेबल होते हैं, ये आपको वाइन में पाया जाता है। ठीक है, जितना चाहिए उतना अमाउंट में। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिएगा, वनस्पति घी का गलनांक शरीर के ताप से हमेशा कम होना चाहिए। शरीर का ताप हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वनस्पति घी जो होते हैं वो वनस्पति घी यानी वनस्पति से जो प्राप्त किया जाता है, तेल और ये सब जो घी प्राप्त करते हैं वो आपको हमेशा शरीर के तापमान से कम ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। तो बायोगैस में बेटा आपको 50 से 60% आपको क्या पाया जाता है, 50 से 70% आपको मीथेन पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको 25 से 40% पाए जाते हैं। इसके बाद भी बहुत सारे गैस पाए जाते हैं, जैसा हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद आपके वाष्प हो गए, अमोनिया हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ये सारे गैस आपको किस में, बायोगैस में पाए जाते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिए, क्या कहता है कि नाभिक से निकलने वाली विकिरणे में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। तो बेटा न्यूक्लियर रिएक्शन जब होगा, जब नाभिकीय अभिक्रिया होगा, तो वहां से 3 रे मुख्य रूप से निकलता है, अल्फा बीटा। और अल्फा बीटा जब निकलता है तो अल्फा बीटा के संयोजन से ही गामा रे का भी फॉर्मेशन होता है। तो अल्फा बीटा और गामा ये 3 रे निकलते हैं। उसमें सबसे ज्यादा पेनेट्रेशन पावर जो छेदने की क्षमता होती है या वेधने की क्षमता होती है वो आपको गामा रे का होता है। किसका होता है, तो गामा किरण को भेदने की क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिए, क्या कहता है कि भूप्रपटी कहने का मतलब बेटा अर्थ क्रस्ट यानी पृथ्वी का जो सतह है में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन है। तो भूप्रपटी में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो बेटा आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। लगभग आपको ये 46% हमारा भूप्रपटी के भाग में 46% क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। 46% आपको ऑक्सीजन का अमाउंट हमारे भूप्रपटी में
होता है ये आपको जानकारी में होना चाहिए। बिल्कुल क्या होना चाहिए, ये आपको जानकारी में होना चाहिए। एल्युमिनियम और उसके बाद आपका सिलिकॉन होता है 28%, एल्युमिनियम 8.1% और आयरन 6%, यानी ये आपका 46% होता है। सिलिकॉन आपका 28% होता है, ठीक है। एल्युमिनियम जो होता है वो आपको लगभग 8.1% होता है और आयरन जो होता है वो आपको 6% होता है, ठीक है। ये हमारे अर्थ क्रस्ट में ऐसे पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन पाया गया, तो ऑक्सीजन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है कि चांदी का अयस्क है, चांदी का अयस्क है निम्न में से कौन, तो ये आपको बेटा याद रखना होगा। अर्जेंटाइट का क्या होता है, तो Ag2s, अर्जेंटाइट का और क्या होता है Ag2s। बॉक्साइट क्या होता है, तो Al2O3 2H2O होता है, तो ये एल्युमिनियम का अयस्क हो गया, ठीक है। ये आपको किसका, चांदी का हो गया। क्यूप्राइट क्या होता है, तो Cu2s होता है, ये कॉपर का अयस्क हो गया। और हेमेटाइट किसका होता है, तो हेमेटाइट आपका आयरन का अयस्क होता है, जिसको Fe2O3 हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, Fe2O3 हम लिखते हैं। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो कहता है कि मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारे में भरने के उपयोग में लाया जाता है, तो बेटा मौसम विभाग में हीलियम को लाया जाता है। पहले हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते थे, लेकिन हाइड्रोजन गैस के कंपैरिजन में आपका हीलियम तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर गैस होता है, लेकिन ये आपके अक्रिय गैस होते हैं, हल्का होता है, यह आसानी से ऊपर चला जाता है और वहाँ पर क्या घटना घट रहा है वो नॉलेज आपको बहुत कुछ इससे हमको मिल जाता है। तो मौसम विभाग में इसका उपयोग करते हैं। DDT मैंने बताया था, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइनाइट्रोइथेन जो होता है, डाइक्लोरो क्या था, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइनाइट्रोइथेन, ये आपका कीटनाशक होता है। ये आपका कीटनाशक होता है, कीड़े मकोड़े को मारने में के काम में आता है, मच्छर मारने के काम में इसका पहले उपयोग किया जाता था, ठीक है। लेकिन मच्छर मारने के उपयोग के दौरान ये हमारे पर्यावरण को, हमारे वातावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर रहा था। तो 1950 के बाद इसका उपयोग जो था वह आपको कृषि में कीटनाशक को मारने के रूप में हम लोग करना शुरू कर दिए थे। मलेरिया के विरुद्ध पहला ये आपका DDT आधुनिक दौर का ऐसा पदार्थ था जिसका उपयोग पहली बार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है कैटेलाइसिस उत्प्रेरक का खोज किसने किया, तो बेटा बर्जिलियस ने किया। बर्जिलियस को आधुनिक जो आपको आधुनिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, उसका संस्थापक भी कहा जाता है। बर्जिलियस वाइटल फोर्स थ्योरी भी दिया था, ठीक है। बर्जिलियस मिस्टीरियस फोर्स के विषय में भी बताया था, और बर्जिलियस ही बताया था कि एक बाहर से एक ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिस पदार्थ को रासायनिक अभिक्रिया के साथ रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक के साथ अगर लिया जाए तो उसके वेग को ऊपर नीचे किया जा सकता है। तो पहले बताने का काम बर्जिलियस ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है कि दूध का पीएच मान क्या होता है, तो दूध बेटा उदासीन नहीं होता है, दूध थोड़ा सा अम्लीय होता है, क्योंकि 7 पीएच मान आपका न्यूट्रल जल का होता है और दूध का पीएच मान जो होगा वो 6.6 के बराबर होता है, 6.6 के बराबर होता है। ये थोड़ा सा आपका अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो आधुनिक आवर्त नियम या आधुनिक आवर्त सारणी जो आप लोग पढ़ते हैं ये नील बोर्ड का बनाया हुआ है, जिसमें तत्वों को जो आवर्त सारणी में सजाया गया है वो आपको उसके परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है, ठीक है। और ये परमाणु संख्या के आधार का नियम जो समझाया, पहले ये कॉन्सेप्ट को जो बताया कि आप लोग जो तत्वों को परमाणु भार के आधार पर सजाए जा रहे हैं वो भार को बदलकर परमाणु संख्या के आधार पर सजाइए। तो ये बताने का काम कौन किया था, तो ये बताने का काम बेटा मोसले ने किया था। मोसले कैसे यहाँ तक पहुँचा था, तो मोसले क्या कर रहा था कि तत्व का जो तरंग दैर्घ्य होता है, तत्व का जो तरंग दैर्घ्य होता है उसको अल्फा किरण की मदद से पता लगाने का कोशिश कर रहा था। तो उस कोशिश के दौरान उसको परमाणु भार के आधार पर बहुत सारी समस्याएं होने लगी। तो परमाणु भार को छोड़कर परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को अल्फा किरण की मदद से उसके
तरंग दैर्ध्य को निकालना शुरू किया तो पता चला कि ये बहुत परफेक्ट विधि है। तो उन्होंने ही बताया कि अगर हम तत्वों को परमाणु भार के आधार को छोड़कर परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाना हम शुरू कर दे तो हमारी जितनी भी त्रुटि पहले से आ रही है, जो गलतियां हमारे साथ हो रही है, जिसके वजह से हम लोग असफल हो रहे हैं, तो हम लोग सफल हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट पहले कौन दिया था? तो ये आपको मोसले ने ही दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है? तो बेटा डायमीटर जो आपका होगा एटम का, वो आपको 10 पे पावर 5 डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस के व्यास के 10 पे पावर 5 गुना 1 लाख गुना बड़ा होता है। और वॉल्यूम जो होगा एटम का वो आपके 10 पे पावर कितना 15 गुना बराबर वॉल्यूम न्यूक्लियस के होगा। तो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा, यानी वॉल्यूम मतलब क्या, उसका साइज, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसका जो साइज होगा वॉल्यूम न्यूक्लियस का, वो कितना के बराबर हो जाएगा? तो ये इधर आएगा तो 10 पे पावर 15 गुना वॉल्यूम ऑफ एटम के बराबर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एटम के बराबर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 10 टू दी पावर -15। इसमें क्या दिया हुआ है उससे हमको मतलब नहीं है, ये आपको लिखा हुआ है बेटा 10 पे पावर -15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है सबसे हल्का तत्व कौन होता है? यही आपसे पूछा जा रहा है। तो बेटा इसका मास जब लिखिएगा तो सबसे हल्का तत्व आपको हाइड्रोजन होता है, क्योंकि इसका मास 1.00 एटॉमिक मास यूनिट या मोलर मास 1.008 ग्राम होता है। ठीक है, तो सबसे हल्का तत्व आपका कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन होगा। हीलियम का 4 होता है, लिथियम का उससे ज़्यादा होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सबका मास बढ़ते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जंग लगने पर लोहा का भार। तो बेटा जब जंग लगेगा तो लोहा का भार बढ़ जाएगा। जब लोहा में जंग लग जाएगा तो लोहा का भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आयरन में जंग कब लगता है? जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो जंग का सूत्र हो जाता है Fe2O3। यही आपका रस्ट होता है, यही आपको क्या होता है? रस्ट होता है। इसी को हम लोग जंग बोलते हैं। तो आयरन का भार आपको पता होगा 56 ग्राम के करीब होता है। और ऑक्सीजन जब इसमें आ गया तो ये ऑक्सीजन जो आपको मिल गया, इसको बैलेंस कर दीजिए, ये ऑक्सीजन जो आपको मिल गया, ये ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा आ गया है। तो ये ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन इसमें मिल गया है। तो तीनों ऑक्सीजन जब मिलेगा तो ऑक्सीजन का भार 48 ग्राम होगा। तो 48 ग्राम उसमें जुड़ जाएगा। तो जितना आयरन में जब लोहा में जब जंग लगेगा तो जंग लगने के दौरान उसमें आके ऑक्सीजन उसे चिपक जाता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो ऑक्सीजन भी हमारा क्या हो गया? तो ऑक्सीजन का जो मास होगा वो मास उस डस्ट में आ गया। तो जितना ऑक्सीजन आएगा उतना ही भार आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका भार आपका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है सो देखिएगा। कहता है किसी परमाणु का द्रव्यमान और परमाणु संख्या में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर होता है बेटा। परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं वो आपको जितने भी आपको एलिमेंट पाए जाते हैं उस एलिमेंट का जो मास होता है, उसके जो आइसोटॉप्स होते हैं, उसका जो समस्थानिक होगा, उस समस्थानिक के मास का जो एवरेज मास होता है, औसत मास होता है, वही आपको किसी भी परमाणु का क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। वही आपको परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा, जो आपको फ्रैक्शन में भी हो सकता है, यानी आपको वो पूर्णांकीय संख्या में भी पाया जा सकता है या भिन्न संख्या में भी पाया जा सकता है। जबकि परमाणु संख्या जो होगा या द्रव्यमान संख्या जो होगा वो एक पूर्ण संख्या होता है जो भिन्न संख्या में नहीं पाया जाता है। तो दोनों में काफी डिफरेंसेज होते हैं। तो कहता है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंसेज होगा उसी को हम लोग द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो अंतर आएगा उसी को द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है कि गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? गैसों के विसरण का नियम, यानी गैस जो आपका विसरित होता है, गैस विसरित होने कहने का मतलब ये हुआ कि गैस कहीं एक जगह से दूसरे जगह जो गैस निकलेगा, मान लो कि एक डब्बा में हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को डाल दिया, ऑक्सीजन गैस को डाल दिया, नाइट्रोजन गैस को डाल दिया, और डब्बा में क्या किए कि सुई लेके छेद कर दिए, सुई लेके जगह जगह क्या किए, फट छेद कर दिए। तो उसमें से सबसे पहले कौन सा गैस निकलेगा? सबसे पहले कौन सा गैस निकलेगा? तो जिसके विसरण का दर ज़्यादा होगा ना, वो तेजी से निकल जाएगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो उसका नियम कौन दिया था? तो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गै-लुसेक्स लॉ और एवोगाड्रोज लॉ। ये 4 लॉ गैस के हैं। गैस का जब कभी भी चर्चा होगा तो टेम्परेचर और प्रेशर का चर्चा
होना ही होना है। तो ये नियम जो आपको गैस के विसरण का नियम दिया था, तो वो बेटा एवोगाड्रोज ने दिया था। कौन दिया था? एवोगाड्रोज ने दिया था। इटली का रहने वाला था एमिडियो एवोगाड्रो, ठीक है। अब कहता है कि एस्पिरिन क्या है, तो एस्पिरिन बेटा क्या है, तो एस्पिरिन आपका जो है वो एंटीपायरेटिक है, दर्द निवारक दवा है या ज्वर निवारक मेडिसिन होते हैं उसी को एंटीपायरेटिक कहा जाता है। तो एस्पिरिन हो गया, डिस्प्रिन हो गया, ये सब आपको दर्द निवारक दवाएं होते हैं, ठीक है, या फिर ज्वर नाशक दवा होता है। नेक्स्ट, अब कहता है कि गैसोहोल, गैसोहोल वहाँ कुछ और कहानी था। गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, निम्न में से किसका मिश्रण है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा, पेट्रोल एंड अल्कोहल का। गैसोहोल में क्या मिला हुआ रहता है, तो पेट्रोल मिला हुआ रहता है, और क्या मिला हुआ रहता है, तो गैसोहोल में पेट्रोल के साथ साथ हम लोग अल्कोहल को भी मिला देते हैं। पेट्रोल के साथ साथ क्या मिला के रखते हैं, तो गैसोहोल में हम लोग पेट्रोल के साथ साथ अल्कोहल को भी मिटा के रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सो देखिएगा। कहता है कार्बनिक यौगिक, कौन सा यौगिक, कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित करने की क्रिया क्या कहलाएगा, तो फर्मेंटेशन। क्या कहलाएगा, फर्मेंटेशन, जिसको अभी अल्कोहल बनाने में, शराब बनाने में हम इस्तेमाल किए थे, तो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, किण्वन। इसी को हम लोग फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। इसमें छोटे छोटे जीवाणु, कीटाणु, विषाणु जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये क्लोरीनेशन होता है, क्लोरीनकरण, यानी किसी भी चीज़ में क्लोरीन को मिलाना। जैसे हाइड्रोजन में क्लोरीन को मिला दिया तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। ये पॉलीमराइजेशन होता है, जिसकी मदद से पॉलीमर का निर्माण होता है, इसको पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस हमारे पास है इसको पैस्चुराइजेशन बोलते हैं, जिससे दूध को पैस्चुराइज करके आपको भेजा जाता है। क्या किया जाता है, दूध को पैस्चुराइज करके आप तक भेजा जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है, और उसको गर्म ठंडा करके उसमें जितने भी जर्म्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको मारकर ख़त्म कर दिया जाता है। उसके साथ साथ उसके न्यूट्रिएंट्स को भी ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। और उसमें फ्लेवर डाल के तब कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट कहता है कि वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है, तो ये बेटा हीलियम है, यहाँ भी कोई गैस होगा, ये नियॉन है, ये रेडॉन है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस नहीं पाया जाता है, नोबल गैस यानी अक्रिय गैस जो क्रियाशील नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल अस्थायी होते हैं, जिसका अंतिम कक्षा में पूर्ण रूपेण इलेक्ट्रॉन भरा होता है, वही आपका अक्रिय गैस होता है। तो हमारे वायु में कौन नहीं पाया जाता है, तो आपको रेडॉन नहीं पाया जाता है, आर्यन। कहता है एंटीपायरेटिक दवाएं क्या है, एंटीपायरेटिक अभी बताए हैं कि एंटीपायरेटिक दवा क्या है, तो कहता है संवेदना। तो एंटीपायरेटिक दवा क्या होता है, ज्वर नाशक होता है। ज्वर नाशक यानी जड़ पात देता है, यानी बुखार लग जाता है, तो बुखार को कम करता है। तो बुखार हमारा कम कब होगा, जैसे हम 102 डिग्री पर थरथरा रहे हैं, 105 डिग्री हमारे बॉडी का टेम्परेचर थरथरा रहे हैं, तो हम जब दवा खाए तो क्या हुआ, बुखार उतर गया। इट मीन्स कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर खत्म हो गया। तो तापमान को घटाने का काम जो दवा करता है उसी को एंटीपायरेटिक मेडिसिन कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि चूना पत्थर, तो चूना पत्थर बेटा किसको कहा जाता है, तो CaCO3 को कहा जाता है, और इसका नाम क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम क्या होता है, कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट आपको चूना पत्थर होता है ऑप्शन बिल्कुल है। ये आपका कैल्शियम क्लोराइड था, CaCl2 था, ये कैल्शियम आपका ऑक्साइड दिया हुआ है, CaO दिया हुआ है, और ये आपको कैल्शियम सल्फेट है तो CaSO4 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है कि गैलेना, गैलेना का सूत्र बेटा PbS होता है। गैलेना आपको क्या होते हैं, अयस्क होते हैं। PbS निम्न में से किस धातु का अयस्क है, तो गैलेना, इसको हम लोग सीसा, इसको क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लीड। इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, सीसा। वो सीसा नहीं है जो कांच आप देखते हैं खिड़की उड़की में लगता है, या ये दरवाजा ये सब में, वो कांच नहीं है, ये Pb दूसरा चीज़ है। तो ये आपका गैलेना किसको देता है, तो सीसा को देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब होता है बेटा वलयित यौगिक। वलयित यौगिक कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा यौगिक, ठीक है, वलयित यौगिक कहने का मतलब हुआ एक ऐसा यौगिक जो आपको वैसे भी एरोमेटिक कंपाउंड का जो पेरेंट होता है, एरोमेटिक कंपाउंड का जो पेरेंट होगा उसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड के पेरेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड के पेरेंट को क्या कहा जाता है, बेंजीन कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि मानव गुर्दे या गुर्दे का मतलब किडनी, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी निम्न में से
किसकी बनी होती है? तो मानव गुर्दे में जो पथरी बनता है वो बेटा किसका बना होता है? तो वो आपको मुख्य रूप से कैल्शियम ऑक्जीलेट का बना होता है, कैल्शियम ऑक्जीलेट का बना होता है। ठीक है, कैसे बनता है ये सब कहानी आपको ऑलरेडी मैं किसी न किसी लेक्चर में जरूर पढ़ाया होगा। ठीक है, तो ये आपको कैल्शियम ऑक्जीलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहा जाता है? तो हीट के आधार पर दो रिएक्शंस होते हैं। एक आपका एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्जोथर्मिक होता है जिसको हम लोग ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। एक आपका इंडोथर्मिक होता है, एक आपका इंडोथर्मिक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। तो एक ऊष्माशोषी है, एक ऊष्माक्षेपी है। तो इसमें क्या होगा कि हीट बाहर निकलेगा, हीट क्या होगा? बाहर निकलेगा। इसमें हीट आपको बाहर निकलेगा और इसमें क्या होगा? तो हीट आपको देना पड़ेगा। इसमें क्या होगा? तो हीट आपको देना पड़ेगा। हीट क्या होगा? तो देना पड़ेगा। एक में हीट देना पड़ेगा और दूसरा में हीट बाहर निकलेगा। ठीक है, तो आपको ऊष्माक्षेपी कौन हो जाएगा? तो ऊष्माक्षेपी जो हीट मुक्त करता है, यानी जो हीट देता है हमको, जिससे हीट बाहर निकलता है, वो आपको ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है कि पोजिट्रॉन, पोजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? तो एंटी पार्टिकल्स, पोजिट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल्स होगा, इलेक्ट्रॉन के जो एंटी पार्टिकल्स होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे? एंटी पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो आपको क्या हो जाएगा? एंटी मतलब उल्टा, ई प्लस हो जाएगा और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोजिट्रॉन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? पोजिट्रॉन बोलते हैं। और इसी का दूसरा नाम बीटा प्लस भी होता है। ठीक है, मास भी जो पोजिट्रॉन का निकालिएगा, पोजिट्रॉन यानी ई प्लस का जो मास होगा वो बेटा सेम होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर 9.11 गुने 10 पे पावर -31 kg। और ई प्लस पर जो चार्ज होगा वो भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, बशर्ते कि वहाँ निगेटिव था, यहाँ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये आपका किसका एंटी पार्टिकल्स होता है? तो इलेक्ट्रॉन का होता है। किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है कि अति मुलायम खनिज टाल्क सोपस्टोन मुख्यतः है। खनिज टाल्क सोपस्टोन जो मुख्यतम होगा वो आपका किसका होगा? तो मैग्नीज का होगा। किसका होगा? मैग्नीशियम का होता है। किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संचायक बैटरी जो हीट को संचित करके रखता है, बैटरिया में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? संचायक धातु में कौन सा धातु का प्रयोग करते हैं? तो बेटा इसमें मुख्य रूप से जो है आपको लीड का प्रयोग किया जाता है। आप लीड स्टोरेज बैटरी का नाम सुने होंगे, लीड स्टोरेज बैटरी भी आता है, जिसको आपको लायन बैटरी का भी नाम सुने होंगे, लायन, उसमें भी यही पाया जाता है। लीड स्टोरेज बैटरी बहुत अच्छा बैटरी होता है, लायन बैटरी। हम जो अभी बोल रहे हैं और इसमें जो लगा हुआ है वो आपको लायन कंपनी का ही बैटरी लगा हुआ है। क्या कहता है? लीड स्टोरेज बैटरी होता है। ये भी आपको सेकेंडरी बैटरी होते हैं, रिचार्जेबल बैटरी होता है। तो कहता है आपका जो क्वेश्चन था कि संचायक बैटरी, संचायक मतलब क्या? जो ऊर्जा को, वैद्युत ऊर्जा को संचित करके रखता है, कंजर्व करके रखता है। तो संचायक बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो बेटा सीसा का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? सीसा का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू गैस क्या होता है? तो आंसू गैस के विषय में मैंने आपको बताया था। आंसू गैस क्या होता है? तो क्लोरो एसीटोफेनॉल होता है। क्लोरो एसीटोफेनॉल यानी CCl3 क्या होता है? आंसू गैस क्या होते हैं? तो क्लोरो एसीटोफेनॉल होते हैं। आंसू गैस आपके क्या हो जाएंगे? तो क्लोरो एसीटोफेनॉल आपके आंसू गैस होते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? क्लोरो एसीटोफेनॉल आपका आंसू गैस होता है। समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? क्लोरो एसीटोफेनॉल यानी CCl3NO2, CCl3NO2, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CCl3NO2 आपका आंसू गैस होता है। आंसू गैस जो होता है ये गैस आपके आँख और कान को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ये गैस आपके आँख और कान में अगर जाएगा तो आँख और कान में जाने के बाद उसमें जलन होने लगेगा, उसमें आपका पेन होने लगेगा। ठीक है, ये सब होता है। आंसू, आँख से आंसू आने लगेगा। ये गैस जब आपके आँख के कॉर्निया से टकराता है तो कॉर्निया को क्या कर देता है? एक्टिव कर देता है। और एक्टिव करने के बाद रासायनिक संयोजन होने की क्रिया
क्रियाएं जैसे होती है वैसे आपको आंख से आंसू निकलने लगेगा। ज़्यादा देर तक इस गैस को अगर गुजारा जाए तो आंख डैमेज भी हो सकता है। इसका प्रयोग पुलिस प्रशासन भीड़ को कंट्रोल करने के लिए करते हैं और भी इसका प्रयोग कई स्तर में किया जाता रहा है। ऐसा नहीं है कि यही हुआ है, इससे पहले भी इसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें भी इसका उपयोग किया गया था। ठीक है, उसमें भी क्या किया गया था, इसका उपयोग किया जाता है। इसको ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन भी कहा जाता है, ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है सो देखिए। अब आपका क्वेश्चन क्या है, फोटोग्राफी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, तो फोटोग्राफी का क्वेश्चन है। फोटोग्राफी का क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे, नो डाउट कि आप नहीं पढ़े होंगे। क्या कहता है कि फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है, तो फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व बेटा ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ये चारों के चारों तत्व फोटो सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि ये तत्व जो होते हैं जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो इसको एक्टिव बना देता है। आज जब इसको एक्टिव बना देगा तो ये तत्व क्या कर मेलिनी नाम के केमिकल्स में चेंज कर जाता है। अब वो केमिकल्स क्या करता है कि सिल्वर का जो प्लेट होता है उस पर जाके चिपक कर जो आकृति आप चाहते हैं, जो तस्वीर आप देखते हैं, उसको तस्वीर के रूप में बदल देता है। यही काम करता है। तो कौन सा तत्व होगा, तो आपको सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। कौन सा तत्व हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा, जो आपको लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है। क्या होता है, लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है। और ये जैसे ही प्रकाश पड़ेगा तो विघटित होकर किस में टूट जाता है, जिलेटिन में टूट जाता है। और वही जिलेटिन क्या करता है कि आपका जो सिल्वर है उसके सतह, सिल्वर धातु है उसके सतह पर जाके प्रतिबिंब के रूप में आपको स्टोर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुरक्षा के दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव की स्थिति में शीघ्र पता चल सके कि कौन सा है, तो बेटा उसमें आपको मरकैप्टाइन गैस मिला दिया जाता है। ये मरकैप्टाइन गैस जो है मरा हुआ गैस जैसे होता है वैसे गैस होता है। इसका दुर्गंध बहुत ज़्यादा होता है, तो दूर से ही आप पता लगा सकते हैं कि मरकैप्टाइन गैस क्या कर सकता है। मरकैप्टाइन गैस जो होता है वो आपका C2H5SH इसका फार्मूला होता है, C2H5SH इसका फार्मूला होता है। ये बेटा आपको कलरलेस गैस होता है। क्या होता है, इसके पास कोई रंग नहीं होते हैं। स्मेल तो पूरा होता है, स्मेल के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये पीला रंग का आपका द्रव गैस पंजेंट होता है। इसका जो सुगंध होगा वो आपको गार्लिक जैसा होगा। गार्लिक मतलब क्या, आदि जैसा इसका सुगंध होगा। और स्कंक सुगंध होता है। स्कंक किसको कहा जाता है बेटा, बदबूदार यानी क्या, जो बहुत खराब खुशबू होगा। बदबूदार यानी जिसका बहुत खराब खुशबू होता है उसी को बदबूदार गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बदबूदार गैस कहा जाता है। इथेन, थायोल, मरकैप्टाइन, इथेन और इथाइल सल्फर डाइट्री भी इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो कहता है कि शुद्ध जल का पीएच मान होगा। तो शुद्ध जल जब होगा तो जल बेटा उदासीन होता है, इसका पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी सबसे भारी धातु है। तो बेटा जब इसका मास आप देखिएगा इन चारों में, तो मास आपको सबसे ज़्यादा किसका आएगा, तो पारा का आएगा। सबसे ज़्यादा मास किसका आएगा, पारा का। लेकिन पारा आपको किस फॉर्म में पाया जाता है, तो पारा आपको लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। पारा आपको किस फॉर्म में पाया जाता है, तो पारा आपको लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। इसलिए हम लोग लिक्विड को इसमें नहीं लेते हैं। लिक्विड को क्या करते हैं, इसमें हम लोग नहीं लेते हैं। जैसे आपका इसमें अगर मास सबका टैली कीजिएगा तो आपका Ag का कितना हो जाएगा, Ag आपका चांदी का 108 हो जाएगा। चांदी का कितना हो जाएगा, तो 108 ग्राम के करीब आ जाएगा। ये सोना का लगभग आपका 190 ग्राम के करीब आएगा। ऑस्मियम का इसका 190 आएगा। ठीक है, और ये आपका पारा का लगभग 200.5 ग्राम के करीब आपको आएगा। तो सबसे ज़्यादा मास किसका है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे ज़्यादा मास किसका है, तो Au का आपका कितना, Au का 79 आएगा। Au का कितना आएगा, 197। Au का आपका 197 इसका होता है। सोना का आपको 197 यूनिट आपका, यानी एटॉमिक मास यूनिट 108 हो गया। और इसका इतना हो गया, और इसका 200.5 हो गया, 200.5 हो गया। और इसका 190 कितना, 190
के बराबर होता है। लेकिन इन सारे तत्वों में जो आपको सबसे भारी धातु होगा तो है ये धातु, लेकिन पाया किस फॉर्म में जाता है, लिक्विड फॉर्म में, तो इसके कंपैरिजन में इसका वेट जो होगा वो आपको ज़्यादा हो जाएगा, किसका, ऑसियम का। वैसे भी ऑसियम आपको सबसे भारी धातु होता है, सबसे भारी धातु कौन होता है, तो ऑसियम होता है। और सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट जो होते हैं, जो कार्बन का एलोट्रॉप्स डायमंड होता है वो होता है। और पारस धातु जो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है वो मरकरी होता है, और धातु जो लिक्विड या द्रव के फॉर्म में पाया जाता है वो आपको ब्रोमीन होता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हम कहता है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है, तो किसमें कार्बन नहीं है, तो बेटा इसमें खूब कार्बन है। इसमें आपको कार्बन का ही एलोट्रॉप्स है, ठीक है, तो इसमें कार्बन आपको कार्बन के समस्थानिक है, और ये आपको ग्रेफाइट भी कार्बन के समस्थानिक है, कोयला भी कार्बन का समस्थानिक है। और कहता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, इशारों में तो सारे के सारे में क्या है, कार्बन है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। उस उपरोक्त में से क्या होगा, कोई नहीं। ये सारे के सारे ऑप्शन आपको समस्थानिक के दिए गए थे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिएगा। कहता है कि एसीटिलीन जो है, एसीटिलीन का मूलानुपाती सूत्र बेटा एम्पिरिकल फार्मूला को कहा जाता है। एम्पिरिकल फार्मूला को मूलानुपाती सूत्र कहा जाता है। एम्पिरिकल फार्मूला जो होगा उसको मूलानुपाती सूत्र कहा जाता है, ठीक है। जैसे हार्ड वाटर का सूत्र आपको H2O2 होता है, ठीक है, और इसका एम्पिरिकल फार्मूला, तो ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। कौन सा फार्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। कौन सा फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, या आणविक सूत्र हो गया। और इसी का एम्पिरिकल फार्मूला आपको लिखने के लिए कहे, एम्पिरिकल फार्मूला, तो ये दो दो कट जाएगा, क्या आएगा, HO आ जाएगा। क्या आ जाएगा, HO आ जाएगा। वैसे ही आपको एसीटिलीन जो होता है वो आपको एसीटिलीन का दूसरा नाम हम लोग लिख सकते हैं बेटा, इथाइलिन लिखते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, इथाइलिन भी होता है। और केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, C2H2। इसके स्ट्रक्चर्स जो हो जाएंगे वो आपको ये हो जाएंगे, ठीक है। और इसका जब मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका ये हो गया, ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर आणविक सूत्र है। और इसका जब एम्पिरिकल फार्मूला आप लिखेंगे, मूलानुपाती फार्मूला जब इसका लिखेंगे तो ये 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, CH। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। नो डाउट कि ऑप्शन आपको समझ में नहीं आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कहता है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। तो खाना बनाने में जो हम प्रयोग करते हैं तो इन सारे गैसों में बेटा मीथेन का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि मीथेन का कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। कैलोरीफिक वैल्यू जो होगा वो बहुत ज़्यादा हो। कैलोरीफिक मान क्या होता है, किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम को जलाने के बाद जो कैलोरी में आपका भार प्राप्त होता है, कैलोरी में जो भार कहते हैं, कैलोरी में जो आपका ऊर्जा प्राप्त होता है उसी को कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। तो वो आपको मीथेन गैस का बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, मीथेन का आपको बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। वो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नो डाउट कि आपको समझ में नहीं आया होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कहता है यूरिया जो है वो आपका उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है। तो यूरिया का सूत्र क्या होता है बेटा, तो यूरिया का सूत्र आपको होता है NH2CO NH2 आपको दिया हुआ है। अब कहता है कि यूरिया उर्वरक में, उर्वरक यानी क्या, मैन्योर, उर्वरक यानी क्या, मैन्योर में जो ऑर्गेनिक अति कंपोस्ट होता है मैन्योर में, ठीक है, फर्टिलाइजर में या मैन्योर्स में, ठीक है, में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन बेटा अमाइड, NH2 किस फॉर्म में है, अमाइड के फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, आपको अमाइड के फॉर्म में नाइट्रोजन पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, तो नाइट्रोजन आपको अमाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। ये आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा, जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियाँ को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि क्या है। तो चुंबकीय अशुद्धियाँ दूर करना है, तो बेटा चुंबकीय अशुद्धियाँ नहीं जिसमें चुंबकीय गुण हो। तो जिसमें चुंबकीय गुण होगा इसका मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो मैग्नेट के मदद से, तो चुंबकीय अशुद्धि दूर करना है तो मैग्नेट की मदद से, अगर चुंबक मान लो अशुद्ध तत्व है तो धातु ले जाएंगे तो जितना चुंबकीय पदार्थ होगा बाहर निकलेगा, तो जितना अशुद्ध तत्व है वो बाहर निकल जाएगा। या मान लो कि अचुंबकीय अशुद्ध तत्व है,
चुंबक में पाया गया है, तो वहाँ पर चुंबक ले जाएंगे तो चुंबक से शुद्ध को बाहर निकाल लेंगे, जितने अशुद्ध अचुंबकीय तत्व होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। तो इसको किससे, तो आपको हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि यानी आपका मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से इसको, गुरुत्वाकर्षण सेपरेशन मेथड से किसको, तो भार के आधार वाला को कर सकते हैं, और फेन उत्प्लावन विधि से जो सल्फाइड ओर होता है उसको फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से अलग करते हैं। और कैल्सिनेशन तो आप पढ़े ही हैं, रोस्टिंग कैल्सिनेशन सब पढ़ाए हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की। बेटा ये क्वेश्चन हम कहीं एक बार करवाए हैं। तो प्रोटॉन के खोज में मुख्य श्रेय आपको गोल्डस्टीन का भी नाम आएगा और रदरफोर्ड का भी नाम आएगा। ठीक है, दोनों को टिक करेगा। ठीक है, और नाम जो प्रोटॉन का प्रोटॉन रखा था तो वो आपको रदरफोर्ड रखा था। खोजा कब गया था, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का प्रयोग जब करवा रहे थे नाभिक के खोज का, या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का जो प्रयोग हो रहा था उसके दौरान इसको खोजा गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पढ़ने में कैसा लग रहा है बेटा, ऐसे ही आपको रिवाइज करना होगा, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसे ही आपको रिवाइज करके, टोटल रिवाइज करके जाइएगा। मैं जितना कुछ बताया हूँ ना वो टोटल, आज पूर्ण रूप में इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि आप इतना जल्दी स्टोर नहीं कर पाएंगे, सारे आपके दिमाग में डाल दिया गया है। तो यही सब क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट करते हैं, और रिपीटेड टाइप का ही क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन विभिन्न पर्पज से लाए हैं। ठीक है, अब क्या कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शीत प्रधान देश यानी ठंडा देश में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या क्या होता है। अब कहता है कि जो ठंडा प्रदेश है या ठंडा देश है वहाँ पर रेडिएटर में आप गर्मी के समय में देखते होंगे बस के आगे देखिएगा भौरा के छत्ता की तरह ऐसे करके एक बना होता है। ठीक है, जैसे भौरा का छत्ता होता है वैसा वो रेडिएटर होता है, उसमें देखिएगा कि पानी डाल के रखता है, वो इंजन को ठंडा करने का काम करता है। इंजन को क्या करता है, ठंडा करता है। गर्मी के समय में क्या देखिएगा, पानी डालने के बाद उसके आगे एक कवर आता है जिसको ड्राइवर खोल देता है, हवा भी लगने देता है ताकि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी इंजन का है और बाहर भी गर्मी है तो तेज़ी से वो ठंडा हो, इसीलिए ऐसा किया जाता है। तो कहता है कि उसमें आप क्या करते हैं कि पानी जम न जाए, ताकि इंजन, जमा हुआ पानी तो इंजन को ठंडा करेगा नहीं, तो वो जम नहीं जाए उसके लिए एंटी फ्रीज यानी पानी को जमने से रोकने के लिए उसमें एंटी फ्रीज तत्व डाल दिया जाता है। और पूछा जा रहा है कि वही एंटी फ्रीज तत्व में कौन कौन चीज़ पाए जाते हैं, तो पानी के साथ इथिलीन ग्लाइकोल को मिला दिया जाता है। इथाइलिन ग्लाइकोल को पानी के साथ मिला देते हैं तो वो आपको ठंडा रखता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप विक्स लगा लीजिएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा उसमें भी आपको थोड़ा बहुत रहता है। जैसे इसका प्रयोग, ग्लाइकोल का प्रयोग आप लोग हीरो हीरोइनी जब आंसू बहाना होता है, झूठ फूस का कोई बाप दादा उसका मर जाता है तो वहाँ पर अगर आंसू बहाना होता है तो वो नहीं आता है तो ग्लिसरीन का ही प्रयोग हम लोग करते हैं और उसके बाद उससे आंसू निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको पानी और इथाइलिन ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इथाइलिन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है, इथाइलिन का क्या करवाए, इथाइलिन का बहुलीकरण करवाए। तो इथाइलिन आपका क्या हो जाएगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा। आज जब इसका बहुलीकरण करवा दीजिएगा तो ये आपका इथाइलिन है। इसका बहुलीकरण कैसे होगा वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा कि एक बॉन्ड ये टूट जाएगा और जैसे ही टूटेगा तो ये आपको कन्वर्ट हो जाएगा किस में, CH2। इसको ऐसे लिख लो तो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, ऐसे लिखते हैं तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। यहाँ से इसको हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे, इसको स्क्रैच आ गया है थोड़ा सा इसमें। ठीक है, पसीना का। अब इसके बाद क्या करेंगे इसमें हम कि इसको जैसे ही तोड़िएगा एक बॉन्ड आपका टूटेगा तो ये बन जाएगा CH और ये सिंगल बॉन्ड इधर CH और एक बॉन्ड खाली इधर, एक बॉन्ड खाली इधर। तो इथाइलिन ये आपका मोनोमर है, ये आपका क्या है, मोनोमर है। मोनोमर है, मोनोमर ये बहुत सारे ले लेते हैं, क्या लिए, बहुत सारे, इसकी संख्याओं को बहुत सारा ले लिया और इसको मिला दिया और यही एन आपस में मिल गया। तो ये बहुत सारा यौगिक था, एक एक करके अलग था। और जैसे एक ईंटा था यानी 1000 ईंटा अलग अलग रखा हुआ था, अब हजारों ईंटा को एक साथ जोड़ दिए तो दीवार बन गया। तो वैसे ही यहाँ पर ये एक अलग था और इसको सबको एक साथ जोड़ दिए तो ये आपका पॉलीथीन हो गया। ये क्या हो गया, इथीन से जो इथीन को पॉलीमराइज करके जो बना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीथीन। तो इथीन के पॉलीमराइजेशन बहुलीकरण करवाने के फलस्वरूप आपका पॉलीथीन बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है
कहता है कि निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है। तो सामान्य ताप पर द्रव कौन होता है? मरकरी। ये धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव होता है। तो मरकरी, मेटल, मेटल यानी मेटल में आपका मरकरी, ठीक है, मरकरी होगा, ठीक है। मरकरी जो सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर किस में पाया जाएगा? आपको द्रव के फॉर्म में पाया जाएगा। और अधातु, और क्या? अधातु में क्या? ब्रोमीन। अधातु में क्या? ब्रोमीन, जो सामान्य ताप पर किस में पाया जाएगा? द्रव में पाया जाएगा। बाद बाकी सारे के सारे धातु आपको सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और सारे के सारे अधातु आपको सामान्य अवस्था में किस फॉर्म में पाए? सामान्य ताप पर किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए। कहता है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला समान होते हैं परंतु उसका संरचना बदल जाता है। क्या कहता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला समान हो और संरचना अलग अलग हो तो उसी को आइसोमर कहा जाता है, उसी को समावयव कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? समावयव कहा जाता है, वही आपको समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपको एडिट किया हुआ है, ये भी एडिट किया हुआ है, छोड़ो, जो नहीं है उसको। कहता है कि डॉक्टरों के द्वारा एन क्या कहता है? एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सा है? एनेस्थीसिया यानी आपको हास्य गैस जो होता है, डॉक्टर जिसका उपयोग करते हैं किसी भी चीज़ को हंसाने उसाने के लिए पेरेंट्स को, तो वो कौन सा गैस है? तो वो बेटा कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड गैस होता है जिसको हम लोग N2O बोलते हैं। क्या बोलते हैं? N2O। इसका फॉर्मूला क्या होता है? N2O आपका लाफिंग गैस का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी का आयु, मैंने एक क्वेश्चन पहले भी करवाया, चट्टानों का आयु या पृथ्वी जैसा कोई भी हेवनली बॉडी जो होगा, जो हेवनली बॉडीज हमारे इस यूनिवर्स में पाए जाते हैं, उसके आयु का पता लगाना किसके द्वारा होता है बेटा? तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा करवाते हैं। ठीक है, और जो जीव जंतु होते हैं, हम लोग हो गए, पेड़ पौधा हो गया, उसके आयु का अंदाजा हम लोग जैसे डायनासोर के विषय में पता लगाएं कि इतना पहले था उसके स्केलेटन से, तो वो बेटा कार्बन डेटिंग की मदद से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, नाम से क्लियर है, डेटिंग का मतलब होता है डेट का पता लगाना कि कब पहले था। ठीक है, किस ईस्वी में कब था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? तो जेम्स चैडविक ने किया। जेम्स चैडविक कौन किया था? जेम्स चैडविक में न्यूट्रॉन को खोजा था। इलेक्ट्रॉन को कौन खोजा था? थॉमसन ने। प्रोटॉन को गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने। क्या कहता है कि डायनामाइट, नाम सुने होगा, डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो बेटा डायनामाइट हमारा क्या है? तो डायनामाइट हमारा क्या है? डायनामाइट तो हमारा बम होता है ना, छोटे छोटे बम जो पुलिस प्रशासन सैनिक दल ये सब इस्तेमाल करते हैं। तो डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं। नाइट्रो कहीं भी आ गया इट मीन्स कि वो विस्फोटक पदार्थ होता है, नाइट्रो कहीं आया इट मीन्स कि वो विस्फोटक पदार्थ होता है, याद रखिएगा, नाइट्रोग्लिसरीन का। कहता है कि निम्नलिखित में कौन शुष्क बुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग के काम आता है? ड्राई क्लीनिंग के काम में आने वाला कौन है? ड्राई क्लीनिंग यानी क्या? सूखा में ही क्लीन कर दो। ब्लीचिंग पाउडर को ले लीजिएगा, हाथ में आपको गंदगी लगा हुआ है, आप ब्लीचिंग पाउडर को ले लीजिएगा और ऐसे करके जैसे पाउडर लगाते हैं तो ऐसे ऐसे ब्लीचिंग पाउडर से लगा लीजिएगा तो सारे गंदगी को क्या कर देगा? ब्लीचिंग पाउडर साफ कर देगा। इसी को ड्राई क्लीनिंग एजेंट भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार कौन लिया था? J.S. वानटॉप को दिया गया था। किसको दिया गया था? J.H. वानटॉप को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जाना जाता है? छोड़ो, क्वेश्चन गायब है। कहता है बैकेलाइट का औद्योगिक उत्पादन किनके बीच रासायनिक प्रतिक्रियाओं फलस्वरूप होता है? तो बेटा फिनॉल और किसके साथ? फिनॉल के साथ और फॉर्मल्डिहाइड के साथ। फिनॉल यानी क्या? जब इसको आपस में आप मिला दीजिएगा तो ये बेटा आपका फिनॉल है और इस फिनॉल का रिएक्शन आप किसके साथ करवा दीजिएगा? तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ, HCl
HO के साथ, फॉर्मल एल्डिहाइड के साथ करवा दीजिएगा इन दोनों को, तो आपको बैकेलाइट प्राप्त होगा। जो बैकेलाइट हार्ड होता है, ठीक है, हार्ड होता है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो रेडियो का जो बाहर का पोर्शन होता है, टीवी का जो बाहर का पोर्शन होता है, ये आसानी से आपको स्टिकी सब्सटेंस, नॉन स्टिकी सब्सटेंस जो होते हैं, चिपचिपा ना हो, उस सब में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये बेकेलाइट का कहानी था, ये भी बहुलक होता है। कहता है रेडियो कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है, डेटिंग आ गया, इट मीन्स क्या, किसी भी चीज का आपको पता लगाने, आयु पता लगाने का काम कर रहा है, ठीक है। जैसे आपका यूरेनियम कार्बन, यूरेनियम डेटिंग से किसका, बड़े बड़े चट्टान का, उसका बताएं, तो रेडियो कार्बन डेटिंग से हम लोग जीवाश्म की आयु का पता लगाते हैं, ठीक है। अब क्या कहता है कि सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है। सभी जैव यौगिक जो होंगे, जितने भी जैविक यौगिक होंगे, यानी जिंदा जो यौगिक होगा, जैविक जो होगा, जिसमें जान प्राण होगा, जो बायो होंगे, उसमें क्या है, तो बेटा मुख्य रूप से आपको कार्बन सभी में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना निम्न में से किसका एक उदाहरण है, तो बेटा ऑक्सीकरण का। लोहे में जंग कब लगता है, जब आयरन ऑक्सीजन से मिल जाता है तो क्या बना लेता है, Fe2O3 बना लेता है, तब लोहे में क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, ठीक है। तो ये आपको ऑक्सीकरण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर का वल्कनाइजेशन करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है, तो कौन सी विधि प्रयुक्त होती है, तो वल्केनाइजेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, तो वल्केनाइजेशन प्रोसेस का हम लोग प्रयोग करते हैं, या गंधक के साथ। वल्केनाइजेशन में क्या क्या आता है, जो हमारा प्राकृतिक रबर है उसकी एक टेंडेंसी होती है बेटा कि बाहर से फोर्स लगाइएगा तो वो तुरंत चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद उसकी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वह बाहर से फोर्स हटाने, बल हटाने के बाद फिर से वह अपने जो जिस आकार में था वो मुख्य आकार में वापस नहीं आ पाता है। इसीलिए हम उस रबर के साथ क्या करवाते हैं, तो डाइसल्फाइड लिंकेज करवा देते हैं, सल्फर का डाइसल्फाइड लिंकेज करवा देते हैं, उसके स्ट्रेंथ मजबूत हो जाते हैं, और उसके बाद आपको ये प्रॉपर्टी उसमें से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो गंधक के साथ इसको क्या किया जाता है, गर्म करके डाइसल्फाइड लिंकेज बना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस्पात या आयरन, इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की 112 पतली परत के लेपन का नाम क्या है, तो बेटा इसको यशद लेपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यशद लेपन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है। अक्रिय गैस को किसने खोजा था, जो इनर्ट गैस है हीलियम नियॉन, जो अक्रिय गैस होते हैं तो उसका खोज करने वाले ही कौन थे, रैमजे को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एलपीजी गैस में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं, तो एलपीजी गैस में बेटा मुख्यतः जो आपका मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, तो ब्यूटेन रहता है, प्रोपेन रहता है और मीथेन रहता है, ठीक है। मुख्यतः ये 3 गैस पाए जाते हैं। नेक्स्ट कहता है सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु पूछ रहा है बेटा, तो ये चारों में मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, प्लेटिनम है और लिथियम है। तो सबसे कम मास किसका होगा, लिथियम का होगा, 3रा नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि मानव रक्त का पीएच मान, हमारे खून का पीएच मान जो होता है वो क्या होता है, तो हमारा खून थोड़ा बेसिक होता है बेटा, इसका पीएच मान 7.4 के बराबर होता है। नेक्स्ट कहता है कि मोनोजाइट किसका अयस्क है, मोनोजाइट आपका किसका अयस्क है, तो थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो थोरियम का। वैसे मोनोजाइट से कई एक धातु प्राप्त होते हैं, उसमें एक धातु आपका थोरियम भी होता है, 4-5 धातु प्राप्त होता है। नेक्स्ट आपका कहता है कि C2H5OH निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है। C2H5OH इथाइल अल्कोहल, किसका होगा, C2H5OH आपको इथाइल अल्कोहल का सूत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 क्वेश्चन हम लोग क्रॉस करने वाले हैं बेटा, 96 पर आ गए, 90 से स्टार्ट किए थे, 190 से। कहता है जीवन शक्ति के सिद्धांत यानी वाइटल फोर्स थ्योरी का प्रतिपादन किस रसायन
ने किया था तो बर्जिलियस ने किया था। किसने किया था? बर्जिलियस वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था। वाइटल फोर्स थ्योरी में बर्जिलियस ने बताया कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण होने के लिए एक आपको मिस्टीरियस फोर्स की आवश्यकता होती है, और वो फोर्स, वो बल आपको केवल सजीव में मिलता है। इसीलिए कोई भी ऑर्गेनिक यौगिक का निर्माण केवल सजीव में हो पाएगा, निर्जीव में नहीं हो पाएगा। यही चीज़ बर्जिलियस ने अपने इस थ्योरी में कहा था। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक नहीं है? तो जिसमें बेटा कौन विस्फोटक नहीं है? ट्राइमेथिलीन ट्राई नाइट्रोमीन दिया हुआ है, ट्राई नाइट्रोटोलिन दिया हुआ है, हाँ क्या दिया हुआ है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म आपका विस्फोटक नहीं है। क्या कहता है कि वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न में से किस गैस का प्रमुख क्रिया होता है? तो पहले बेटा नाइट्रोजन होता था, मैं पहले भी इससे पहले भी पढ़ा चुका हूं, और नाइट्रोजन के बाद हम लोग नाइट्रोजन कहते हैं, हाइड्रोजन को भरा करते थे। उसके बाद नाइट्रोजन को आयंस के फॉर्म में हम डाल सकते थे, वो भी डालते थे, लेकिन ये सब नाइट्रोजन जब आयंस के फॉर्म में होता है तो टायरूज ब्लास्ट करेगा, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस होने की, तो ब्लास्ट होने की संभावना, आग लगने की ज़्यादा हो जाती है। तो उसमें हम लोग कौन सा गैस डालते हैं? हीलियम गैस को डालते हैं। ठीक है, अब क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे ज़्यादा वायु को प्रदूषित करने वाला गैस कौन है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी CO और N2 को जब आपस में आप मिलाइएगा तो इसको बेटा प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारी जल एक प्रकार का क्या होता है? तो मंदक होता है बेटा। भारी जल क्या होता है? एक प्रकार का मंदक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निष्कर्षण किस धातु से? हेमेटाइट है, तो हेमेटाइट से किसका होता है? तो आयरन का निष्कर्षण होता है। हेमेटाइट और किसका होता है? Fe2O3 का। अब इसमें नहीं था, हमने लिख दिया। बॉक्साइड, अगर एल्युमिनियम का निष्कर्षण लेते तो बॉक्साइड ले लेते। ठीक है, सिनेबार दिया हुआ था, HGS होता है, तो ये आपका सिल्वर का निष्कर्षण हो जाता है। कैलेमाइन दिया हुआ था, तो जिसका आप चाहे उसका निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कहता है प्राकृतिक रबर किसका एक बहुलक है? तो बेटा आइसोप्रीन की मदद से, आइसोप्रीन एकलक है, इसकी मदद से प्राकृतिक रबर का निर्माण होता है, तो उसका बहुलक आपको प्राकृतिक रबर हो गया। अब देखिए, पहले कहते थे थैंक यू, अब इतना देर बाद आपको थैंक यू का मौका मिला, आप लोग यहाँ तक हमारे बने लगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, हम कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जिसका आपको प्रैक्टिस करवा के ही दम लेंगे। मैंने बोला था कि 100+ क्वेश्चंस आपको लाएंगे जो रिवीजन पर्पज से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है कि क्षार वह पदार्थ है। तो क्षार क्या होता है बेटा? तो इसमें तो ऑप्शन ही गायब है, तो छोड़ो इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित मुख्यतः क्या होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। जितने भी हमारे व्हीकल्स है उससे मुख्य रूप से जो प्रदूषित गैस निकलते हैं वो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कहता है कि एल्केलाइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केनाइन का। तो अल्केन का बेटा क्या होता है? तो अल्केन का हमारा सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, और अल्कीन का हमारा सामान्य सूत्र क्या होता है? तो ये आपका CnH2n हो जाता है, और अल्काइन का हमारा सामान्य सूत्र क्या हो जाता है? तो CnH2n-2 हो जाता है। ठीक है, तो अल्काइन का क्या हो जाएगा? CnH2n-2। ठीक है, इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है? मानव के द्वारा जो निर्मित किया गया है वो प्रथम रेशा कौन सा है? तो बेटा नाइलॉन फाइबर है। नाइलॉन आपका मानव के द्वारा सबसे सिंथेटिक आपका पॉलीमर है। क्या कहता है कि अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल सेवन करने पर किस अंग पर बुरा असर पड़ता है? तो बेटा ज़्यादा मात्रा में पिएगा ना शराब को, तो तुम्हारा पहले लीवर में सूजन आ जाएगा, लीवर फूल जाएगा, दर्द करने लगेगा, और सप्ताह में भी 3-4 बार भी आप अगर पीते हैं और ओवर डोज ले लिए, इट मीन्स कि आपका लीवर गया काम से। लीवर क्या हो गया? गया काम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या कहलाता है? तो जो सूक्ष्म जीव को नष्ट करेगा उसको प्रतिजैविक बोलेंगे। एंटीबैक्टीरियल पदार्थ जिसको कहा जाता है, जिसको प्रतिजैविक पदार्थ भी हम लोग बोलते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि कैम्फर, कैम्फर मतलब कपूर होता है, नहीं, कहता है कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन विधि। एक ऐसा विधि होता है, कपूर हो गया, नैप्थलीन हो गया, इस सब को जब आप जलाइएगा तो वो सीधा किस में बदल जाएगा, सीधा गैस में बदल जाएगा, लिक्विड में नहीं बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, कहता है निम्नलिखित बहुलक, यानी निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक आपका, निम्नलिखित में कौन नेचुरल पॉलीमर है, नेचुरल यानी प्राकृतिक बहुलक है। कैसा है, प्राकृतिक बहुलक है। तो आपका प्राकृतिक बहुलक इसमें दिखाई दे रहा है कौन, स्टार्च आपका कौन सा बहुलक है, तो आपका प्राकृतिक बहुलक आपका स्टार्च है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, लगभग इस पूरे सेट में हम लोगों ने 125 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया, 125 क्वेश्चंस को रिवाइज करवाएं। अब आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल इत्मीनान से, शांति से, एक एक कॉन्सेप्ट जो बोल के इसमें समझाया गया है, आपको बताया गया है, सारे कॉन्सेप्ट को ब्रह्मास्त्र के अंतिम प्रहार का रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, और बिल्कुल बेटा इसी पैटर्न से आपको 125 या 100 प्लस क्वेश्चन जो होगा, 100 प्लस क्वेश्चंस मैं आपको फिजिक्स का भी रिवीजन करवाऊंगा और केमिस्ट्री और मैथ का भी रिवीजन करवाऊंगा। तरीका आपका यही होगा, बिल्कुल सिंपल एंड इजी मेथड से आपको क्या करवाया जाएगा, एक एक करके बताया जाएगा। ज़्यादा तोड़े और ज़्यादा समझाए नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा समझने और तोड़ने का अब समय नहीं रह गया है। अब आप लोग ध्यान लगा के पढ़ते रहिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेहिचक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तब आप लोग क्या कीजिए, हंसते खेलते मुस्कुराते पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, thank you, wait for the next lecture, best wishes for your next coming examination.